हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो जैसा कि आप लोग जो भी मेरे साथ पुराने जुड़े हैं या जो आज जुड़ेंगे, मैं उनको बता दूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं वो है दिल्ली सल्तनत, यानी मध्यकालीन भारत में हम लोग आज से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। और जो भी नए हैं, जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरा दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का इससे पहले जो हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री की पूरा बैच खत्म हो चुका है। आपको वो पूरा कर लेना चाहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। भविष्य में आने वाले जो भी पेपर हैं, जैसे कि अभी आ रहे हैं यूपीपी है या पेट है या वीडियो है, और भी वनडे एग्ज़ाम है या स्टेट वाइज स्टेट के जो भी पेपर होते हैं, उन सारे में आपका बहुत अच्छा प्रूफफुल बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग उनको भी दोस्तों कंटिन्यू करें और पीछे क्लास ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत डिटेल से, आज अगर आप मेरी क्लास देखेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि मैं किस तरीके से आपको एक एक चीज़ को समझाते पढ़ाते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो आपसे निवेदन है मेरा कि दोस्तों आप लोग वीडियो जरूर देखें। और हाँ, आपसे एक निवेदन और भी रहेगा मेरा, आप मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको दोस्तों समझ में आएगा, ताकि आपको लगेगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ और आपको किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ रही हमारी कुछ चीज़ें। ठीक है, और आपसे एक और निवेदन है दोस्तों कि आप जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में मैं जो भी वीडियो डालूँ या जो भी चीज़ें मैं कराता हूँ तो आपको दोस्तों आपके तक वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक आधार भी दूंगा और आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, है ना। पहले से हम लोग इसको देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग करेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे। और आप मेरे साथ, जो भी नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरे साथ आप कंटिन्यू नोट्स बनाएंगे। जो भी चीज़ मैं पढ़ा यहाँ पे लिखता हूँ साथ में आप भी लिखेंगे। जब मैं समझाऊँ तो आप लिखने का काम मत कीजिएगा, आराम से आप सुनिएगा सिर्फ बैठ के। ठीक है, और कुछ चीज़ें अगर आपको लगे लिख लेनी चाहिए तो उसको आराम से कहीं पे नोट कर लेना। ठीक है, हालांकि मैं हर एक चीज़ आपको जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखा दूंगा। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत देखो, दिल्ली सल्तनत के अंदर हमको मुख्यतः 5 साम्राज्य के बारे में पढ़ना होता है। 5 वंश हैं दिल्ली सल्तनत में, हमको उनको पढ़ना है। बड़े बड़े 5 वंश हैं दिल्ली सल्तनत। हम लोग पहले जान लेते हैं हमको किन किन दिल्ली सल्तनत के अंदर किन किन चीज किनको पढ़ना होता है। सबसे पहला दोस्तों एक होता है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। ठीक है, ये जो इसको मामलूक वंश भी बोलते हैं, मामलूक वंश। ठीक है, मामलुक वंश भी इसको बोलते हैं। और ये जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290 तक ईस्वी तक इन्होंने गुलाम वंश ने शासन किया। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं दोस्तों खिलजी वंश। इसके बाद हमको इसमें पढ़ना रहेगा दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश। खिलजी वंश दोस्तों 1290 से लेकर 1320, ये सबसे कम समय तक शासन करने वाले ये वंश था दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक इन्हीं ने शासन किया है, 30 वर्षों तक मात्र इन्होंने शासन किया है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं दोस्तों तुगलक वंश। सबसे लंबा समय दोस्तों, सबसे लंबे समय तक दोस्तों तुगलक वंश ने ही दिल्ली सल्तनत के अंदर दोस्तों सबसे लंबा शासन करने वाले वंश जो है वो तुगलक वंश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कब सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया, तो खिलजी वंश ने। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक किस वंश ने शासन किया, तो दोस्तों तुगलक वंश ने। ठीक है, इन्होंने 1320 से लेकर दोस्तों 1414 तक इन्होंने शासन किया, लगभग 96 वर्षों तक इन्होंने दोस्तों लगभग शासन किया है। ठीक है, 94 की, हाँ 94 वर्षों तक लगभग इन्होंने दोस्तों शासन किया है। ठीक है, 90। ठीक है, तो ये इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सैयद वंश। सैयद वंश दोस्तों, सैयद वंश, सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश दोस्तों 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अभी आप लिखिए चलती, बस फिर मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा। 5वां है दोस्तों लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था और इसी के अंतिम
जो शासक लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो मुगल वंश को समाप्त करके लोधी वंश को समाप्त करके क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना की थी, बाबर ने पराजित करके। और एक चीज आपको ये भी मैं बता दूं, यहाँ पे गुलाम वंश में जितने भी शासक हुए हैं, खिलजी वंश में जितने भी शासक हुए हैं, तुगलक वंश में जितने भी शासन हुए हैं और सैयद वंश में जितने भी शासक हुए हैं, सब के सब तुर्की थे। एकमात्र दिल्ली सल्तनत में एकमात्र वंश ऐसा था जो लोधी वंश, जो अफगान थे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। कभी कभी पेपर में इस तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासक अफगान थे। तो याद रखना है कि लोधी जो थे वो अफगान थे, बाकी ये जो थे तुर्क थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखते चलना। तो लोधी वंश जो था वो 1451 से लेकर दोस्तों 1526 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। और इसके बाद क्या किया है, बाबर ने इस वंश की समाप्ति की है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पढ़ते चलता है, पढ़ते चलना है मैं बोलते ही बोलते क्या बोला। ठीक है, तो खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश। ठीक है, मैं गुलाम वंश के बारे में थोड़ा यहाँ बता दूं। इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता, क्योंकि इसके जितने भी शासक हुए हैं वो पहले गुलाम थे फिर सुल्तान बनते। जैसे आप अगर देखेंगे ऐबक ने इस वंश की स्थापना की थी। इस दिल्ली सल्तनत का संस्थापक ऐबक को बोला जाता है और वैसी ने दिल्ली सल्तनत का स्थापना की थी। और वो जो पहला शासक था वो भी क्या था, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और वो किस वंश से था, गुलाम वंश से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश एक बड़ा शासक बनता है, वो भी किसका था, वो ऐबक का गुलाम था। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं बलबन शासक होता है गुलाम वंश के अंदर ही, वो भी किसका गुलाम होता है, वो भी इल्तुतमिश का गुलाम होता है, वो भी तुर्कान चहलगामी का सदस्य होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी शासक हैं वो सब गुलाम रहे हैं पहले किसी न किसी सुल्तान के, तो इसीलिए इसको गुलाम वंश बोला जाता है। ठीक है, खिलजी वंश दोस्तों ये हम पढ़ाएंगे, तुगलक वंश को भी हम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद वंश के बारे में हम लोग देखेंगे, लोधी वंश के बारे में एक एक करके देखते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों गुलाम वंश। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बना दिया कि दिल्ली सल्तनत के अंदर को क्या। अब मैंने जो चीजें बताई थी कि आपको खिलजी वंश में लिखना था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत में के अंतर्गत सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश ये गुलाम तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश। ये चीज़ें कुछ ऐसे हैं जो लोग फोकस नहीं करते, लोग इसको देखते नहीं ध्यान से, बट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो थोड़ा दिक्कत होने लगती है। मैंने इसीलिए हर एक पॉइंट को आपको बताते चलना है, दिखाते चलना। अब ऐसे एक एरो करके इसके नीचे ऐसे, और वो चीज़ें आपको लिख लेनी चाहिए। ऐसे डब्बा बना लो उसके अंदर, ऐसे उसमें लिख लिए होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे भी बनाएं उसको, बट आप लिखते चले की चीज़। आप ऐसा देखो पॉसिबल नहीं कि मैं हर एक चीज़ को लिखूं, तो इसीलिए मैं आपको कुछ चीज़ें जो बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये अब मैं आप दोस्तों शुरू करता हूँ गुलाम वंश से। ठीक है, गुलाम वंश से शुरू करेंगे, बट इससे पहले दोस्तों गुलाम वंश से शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पृष्ठभूमि दूंगा। कुछ पृष्ठभूमि मतलब जैसे मोहम्मद गौरी के गुलाम था, कौन था दोस्तों, ऐबक। तो ऐबक ने भारत में सत्ता स्थापित की थी, बट अगर हम देखें तो मोहम्मद गौरी का जो जो साम्राज्य था वो मध्य एशिया से लेकर दोस्तों भारत के बंगाल तक था। इधर नीचे सिंध मुल्तान तक था। इधर अगर हम पश्चिम में देखेंगे तो अफगान, इराक, ईरान पूरा उसके अंदर में था। तो ये दोस्तों एक बड़ा साम्राज्य था। और इसमें दोस्तों इस छोटे साम्राज्य में कौन था, ये ऐबक। तो दोस्तों मैंने आपको जब मैं लास्ट क्लास आप पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में मैंने पढ़ाया, तो मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी क्या है, जब भारत में साम्राज्य को जीत लिया, जीतने के बाद वो क्या हुआ, वो मध्य एशिया को वापस जा रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, भारत में उसने क्या किया, ऐबक को सत्ता दे दी और कहा कि तुम मेरे अधीनस्थ सबऑर्डिनेट के रूप में काम करो और मैं जा रहा हूँ अब मध्य एशिया। तो जब वो मध्य एशिया जा रहा था वापस, तो क्या हुआ कि पंजाब भारत, ठीक है, पश्चिमी पंजाब में खोखर जनजाति रहती थी। वहाँ पे क्या हुआ, खोखर जनजातियों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो जब ये यहाँ से जाते हुए विद्रोह का दमन करते हुए जा रहा था, तो क्या हुआ, उन्हीं खोखरों में से किसी विद्रोही ने इसको चाकू मार दिया, तो जिससे इसकी डेथ हो गई और इसका डेथ हो गई। अब जब इसका डेथ हुई तो इसकी सबसे बड़ी बात हुई इसका साम्राज्य का क्या हुआ। तो हुआ ये था कि इसका कोई पुत्र नहीं था, इसकी 3 पुत्रियां थीं और इसकी तीनों पुत्रियों का विवाह इसके ही गुलामों से हुआ था।
और एक चीज़ मैं बता दूं, ये अपने गुलाम, ये स्वयं कहता था कि मेरे हजारों गुलाम ही मेरे पुत्र के समान है, ठीक है। तो ये अपने गुलामों को पुत्र मानता था, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ऐबक, दूसरा कुबाचा और तीसरा यल्दोज। ये 3 मुख्य क्यों, क्योंकि तीन पुत्रियों का विवाह इन्हीं तीनों से हुआ, तो तीनों दामाद थे। तो इन्हीं के बीच में क्या हुआ, पूरे साम्राज्य का बंटवारा हुआ। अब कैसे बंटवारा हुआ दोस्तों, तो जैसे मान लो ये क्या है, ये पूरा उसका साम्राज्य है ना। मैंने ऐसा रफली बनाया है आपको समझाने के लिए। तो क्या हुआ, 3 दावेदार हुए, तो तीनों दावेदार में साम्राज्य का 3 खंड हो गए, ठीक है। और मैंने जैसे बताया था कि जब मोहम्मद गौरी जब भारत से जा रहा था, तो उसने क्या किया था, उसने भारत का शासन जो है वो किसको, ऐबक को सौंप दिया था, और कहा था कि आप मेरे सबॉर्डिनेट यानी वो अधीनस्थ अधिकारी के रूप में काम करते रहेंगे, ठीक है। तो भारत में तो मैंने बताया, ठीक है। मध्य एशिया में दोस्तों, मध्य एशिया में मैंने बताया था, मध्य एशिया में कौन शासन करा, तो मध्य एशिया और अफगानिस्तान के इलाके तक, मध्य एशिया से अफगानिस्तान के इलाके में दोस्तों यल्दोज शासन सुल्तान बना वहाँ का, है ना। यल्दोज को मिला क्षेत्र। और दोस्तों सिंध एवं मुल्तान, ठीक है, ये बीच का क्षेत्र है। मुल्तान किसको मिला दोस्तों, कुबाचा। ये बहुत ही उपज इंसान का बहुत उपज कुबाचा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पूर्वी पंजाब का 2 भाग है, पूर्वी पंजाब से लेकर दोस्तों बंगाल तक का इलाका, ये किसको मिल गया, ये ऐबक को। यहाँ पे कौन सा शासक कर रहा है दोस्तों, ऐबक। तो इस तरीके से जो क्या हुआ, पूरे जो मेरे इब्राहिम लोदी बहुत दिमाग में आ रहा है। मोहम्मद गौरी, क्योंकि मैं दोस्तों पढ़ रहा था ना उसको, तो थोड़ा उसी बार उसके दिमाग, तो क्या हुआ, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद क्या हुआ, उसके साम्राज्य का इस तरीके से 3 लोगों में विभाजन हो गया, और तीनों का मैंने बता दिया कौन सा किस क्षेत्र में शासन कर रहा था, क्योंकि ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम इल्तुतमिश पढ़ेंगे तो हम फिर देखेंगे कि क्या है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में ये सारी चीज़ें आपके बाद में फिर रिवाइज होंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से साम्राज्य का विभाजन, और इसमें क्या हुआ, भारत में ऐबक को भारत का शासन मिला, और भारत ने यहीं से दोस्तों क्या होती, गुलाम वंश की स्थापना होती है, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना शुरू हो जाती है, ठीक है। और हम इसको दिल्ली सल्तनत क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी शासक, जितने भी राजा, जितने भी सुल्तान हुए हैं, वो सब दिल्ली को केंद्र बनाकर पूरे साम्राज्य पर शासन करते थे, जहाँ जहाँ उनका शासन होता था, जहाँ जहाँ उनका साम्राज्य होता था, ठीक है। तो दिल्ली उनका कैपिटल था, वहीं पर बैठकर वहीं से वो दोस्तों पूरे देश, पूरे जो जहाँ जहाँ उनका साम्राज्य था, जहाँ जहाँ उन्होंने जीता था, वहाँ अब वो रूल करते थे। तो इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत, क्योंकि दिल्ली को पहली बार इन्होंने ही अपना केंद्र बनाया था, ठीक है, समझ में आ रहा, क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें तो दिल्ली को तोमरों ने बसाया था। इसके बाद तोमरों से किसने ले लिया था, पृथ्वीराज चौहान ने ले लिया था। पृथ्वीराज चौहान से किसने लिया था, मोहम्मद गौरी ने छीना था। तो ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है, मैं बता दिया मैं दिल्ली का, ठीक है। तो दिल्ली को केंद्र बनाकर ये लोग शासन करते थे, इसलिए दिल्ली सल्तनत इसको बोलते थे, ठीक है। ये चीज़ आपको स्पष्ट होना चाहिए ना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत ही क्यों बोलते हैं, एक चीज़ ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम अब बात करते हैं दोस्तों, सीधे हम आते हैं इधर, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हम बात करेंगे आप सीधे ऐबक की, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे दोस्तों ऐबक के बारे में कुछ चीज़ें आप लिखेंगे और कुछ चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो ऐबक, ठीक है, ऐबक हम आ गए समझ में कि अब मोहम्मद गौरी ने इसको भारत का अधीनस्थ अपना अधिकारी बनाया था। मोहम्मद गौरी गया तो ये स्वतंत्र हो गया, तो यहीं से ये ऐबक यहाँ का शासन हो गया। तो ऐबक जो है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक क्या किया दोस्तों, इसने यहाँ पर रूल किया, मतलब 10 तक ये जिंदा रहा, ठीक है, ठीक। तो क्या हुआ, इसने देखो ये बात ये है, जब ये मोहम्मद गौरी यहाँ से चला गया तो इसको बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा। जैसे कि मोहम्मद गौरी के जाते हैं भारत से तो बंगाल इसके हाथों से निकल गया, क्योंकि बंगाल में वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे एक अली मर्दान नामक शासक वो था, उसने क्या कर दिया, उसने स्वतंत्र, जो अपने बंगाल में बिहार वाले इलाके में उसने स्वतंत्र शासन, मतलब स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। उसने यहाँ इसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, ठीक है।
क्योंकि क्या था, उस समय दिल्ली में बहुत षड्यंत्र चल रहा था मोहम्मद गौरी के जाते ही, क्योंकि उसको बहुत सारे गुलाम थे, तो इस वजह से बहुत षड्यंत्र चल रहा था और ये इसको ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया। ठीक है, तो ये अपने साम्राज्य को स्थापित करने में, साम्राज्य को सामाजिक आधार, राजनीतिक आधार या सांस्कृतिक या प्रशासनिक आधार दे नहीं पाया। ठीक है, तो इस क्योंकि अगर शायद हो सकता है, ये काबिल था, इसको इसीलिए लाख बख्श की उपाधि भी मिली थी। ये बहुत बड़ा सेना नायक था, इसको सेना नायक लाख बख्श है ना, एक बहुत बड़ा सेनापति था, ये अच्छा योद्धा भी था। ठीक है, तो इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। तो बट इसको समय मिलता तो हो सकता है ये भारत के साम्राज्य को एक स्थायी रूप दे पाता, बट ये इसको ज़्यादा समय मिला नहीं। 4 वर्ष 1210 ईस्वी में इसको क्या हुआ, चौगान खेलते हुए गिर पड़ा घोड़े से और वहीं इसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। अब पहले तो लिखेंगे क्या दोस्तों, यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, ऐसे लिखोगे इसे, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछा जाता है क्वेश्चन, संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। तो ये दिल्ली सल्तनत का इसको संस्थापक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें, ठीक है, इसे कुरान खां एवं लाख बख्श भी कहा जाता था। कहा जाता था, ये इसको समझो दोस्तों। इसको कुरान ना, जैसे कि हम लोग जैसे हिंदू हैं तो हम लोगों में क्या है, जैसे हनुमान चालीसा बहुत सारे लोगों को एकदम रटी रहती, कभी नहीं भूलते, बहुत सारे मंत्र ऐसे। इसी तरह इसको दोस्तों कुरान जो है मुँह जवानी याद थी, कुरान के एक दोहे, एक जो भी चीज़ थी उसको एकदम मुँह जवानी याद थी, इसीलिए उसको कुरान खां भी कहा जाता था। दूसरा लाख बख्श, मैंने बताया ये सेना नायक था और बहुत अच्छा सेना नायक था, ये युद्ध में बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श यानी बहुत अच्छा योद्धा के रूप में इसको दर्शाया गया। ठीक है, बताया गया। तो ये इसके बारे में जानना था। तीसरा, और कुछ तो इसके बारे में ज़्यादा है नहीं, और इसके बारे में लिखना है, चौगान खेलते समय इसकी 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ये तीसरा पॉइंट इसमें लिखना, चौगान खेलते हुए, चौगान मतलब पोलो जैसे देखा है आपने टीवी में, घोड़े पे बैठ के वो एक छड़ से दोस्तों गेंद पे ऐसे घास के मैदान में गेंद को मारते हैं ना, तो इसी को चौगान, उसको आजकल पोलो बोलते हैं, पहले इसको चौगान बोलते थे। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बारे में और भी 1-2 पॉइंट है जो लिखना है। इसने कुछ चीज़ें बनवाई थी। ठीक है, इसने कुछ चीज़ें बनवाई थी। क्या बनवाया था, तो हम बात करेंगे क्या बनवाया था। तो इसने दोस्तों, चौथा पॉइंट इसी में लिखेंगे, इसने कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की। याद रखना है, शुरुआत मैंने लिखा है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने, और शुरुआत किसने की, तो ऐबक को। अगर समय मिलता तो हो सकता है ऐबक पूरा भी करा देता। तो इसने कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की, पहली चीज़ तो ये। 5वां पॉइंट इसमें याद रखना है, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इसने 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कराया, झोपड़ा का निर्माण करवाया। ठीक है, निर्माण करवाया। तो इसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। ये 5 चीज़ें इसके बारे में आपको पता है, तो इससे ज़्यादा इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। और ना विश्वास हो तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। इसके अलावा जो मैंने अभी तक बताया इस ऐबक के बारे में, कहीं से अगर क्वेश्चन आए तो मुझे बताइएगा। जितना मैं
टॉपिक रिसर्च करना है, जितना मैंने किया उतना आप बस उतना ही करते चलें, आपको सारे क्वेश्चन एक एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऐबक के बारे में आपको याद रखना है। ऐबक की 1210 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मैं बताता हूँ इसके बाद हुआ क्या कि इसका एक पुत्र था और इसकी एक पुत्री भी थी। उसी पुत्री का विवाह क्या हुआ था, इसी के गुलाम इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश भी इसका गुलाम था, उससे विवाह हुआ था, वो इसका दामाद बना था। और इसके बाद इसका जो पुत्र था आराम शाह इस सुल्तान की गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो वो क्या बना, वो शासक बना इस वंश मतलब गुलाम वंश का। तो आराम शाह आया इसके बाद। ठीक है, फिर आराम शाह को हटाकर दोस्तों क्या हुआ था, इल्तुतमिश बना था दिल्ली का सुल्तान। ठीक है, तो यहाँ तक पहले आपको क्लियर है कि नहीं है, पहले ये चीज़ देखिए आप लोग, बताइए मुझे, फिर मैं आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में ऐबक के बारे में पहले आप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इससे आगे अब हम लोग कल करेंगे, क्योंकि दोस्तों क्या है, इल्तुतमिश को अगर हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो पूरा 30-35 मिनट सिर्फ इल्तुतमिश को हमको पढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो आज हम लोग उस क्लास को नहीं करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, कहीं मुझे जाना भी है तो इस वजह से आज थोड़ा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे कल करेंगे। कल हम लोग शुरू सीधे इल्तुतमिश से करेंगे, याद रखिएगा आप लोग, सीधे कल हम लोग इल्तुतमिश से स्टार्ट करेंगे और इल्तुतमिश को पूरा कवर करेंगे, क्योंकि इल्तुतमिश से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत उसको समझना जरूरी होता है, उसमें बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं उस समय के और उसके समकालीन, तो उस चीज़ को भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दें, कमेंट करके बताएं दोस्तों कैसा लगा और क्या चीज़ें आपको चाहिए दोस्तों। हाँ, मैं चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को एक सेशन शाम को शुरू किया जाए ज्योग्राफी का। ठीक है, तो आपका पैरेलल दोस्तों ज्योग्राफी भी चलता रहे। तो मैं चाह रहा हूँ आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएं कि कैसा रहेगा दोस्तों। तो अगर ज़्यादा रिस्पांस आता है तो मैं ज़रूर ही शुरू करता हूँ, और वैसे मैं सोच ही रहा हूँ कि शुरू ही कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, बट आप लोगों की राय लेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, या कोई और टॉपिक शुरू किया जाए या कोई और सब्जेक्ट, वो आप बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप दोस्तों बताइएगा, मैं फिर कल से दोस्तों शुरू करूँगा। आज आप लोग दोस्तों पूरा बताइएगा कैसे, कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए आप मुझे बताइएगा, या कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए या मुझे आप बताइएगा मैसेज करके। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, टॉपिक की। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बता दूं, आपको दोस्तों पढ़ाई इसी तरीके से करना है। पहले एक बार चीज़ों को लिखना है, फिर खुद से लिखना है, फिर रिवाइज करना है, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कहीं बुक कोई है आपके पास तो उसको पढ़ लें थोड़ा सा। टॉपिक जो मैंने इनके बारे में बताया, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आप छान मारिएगा, कोई क्वेश्चन इनके बाहर नहीं मिलेगा जो मैंने बोला है और जो मैंने लिखाया है ऐबक के बारे में, और या इल्तुतमिश में जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं बता सकता हूँ। हाँ, क्वेश्चन का स्वरूप बदला होगा, क्योंकि भाई एक ही तरीके क्वेश्चन नहीं आते, बट क्वेश्चन पूछा इसी टॉपिक से जाएगा। ठीक है, तो अगर रहेगा इसमें से तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर तब तक के लिए दोस्तों अब हम लोग कल मिलेंगे, और तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, और दोस्तों जमकर पढ़िए, जो आप चाहते हैं भगवान आपको वो दे। तो बाय, जय हिंद दोस्तों।